दिखाई दे रही हूँ भाई? हाँ जी। गुड आफ्टरनून अवनी, गुड आफ्टरनून निधि, तारा, ऐश्वर्या, राजेश, नीलम, आदित्य, स्वाति, प्रीति, शाश्वती, राजीव, शुभम गुप्ता। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 4 बज गए भाई, गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा, गुड इवनिंग हो जाता है 4 बजे। चलो, आज का चैप्टर है हमारा क्लास 10 ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर। तुम सबको ये चैप्टर ऑलरेडी आता होगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग जाता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इस चैप्टर में से हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते होते हैं। सो आज हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। कैसे क्रॉप्स याद रखनी है वो भी मैं सिखा दूंगी, और साथ में होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दूंगी। पहले पिछली क्लास जो हमने वाटर रिसोर्सेज की क्लास लगाई थी बच्चा, उसमें जो टॉप 3 बच्चे आए हैं, तो मैं हर क्लास में अपनी होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ। जो बच्चे उसका सबसे पहले सबसे सही आंसर देते हैं उन बच्चों को मैं नेक्स्ट क्लास में नाम देती हूँ। तो जो सबसे सही, मतलब मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए थे, कई बच्चों ने एक का आंसर दिया है, कईयों ने दूसरा का आंसर दिया है, पर जिन्होंने दोनों क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर दिए हैं, एक तो है यार, एक का तो नाम मैंने लिखा है, यूजर TM31S2PY5N, कुछ अलग सा नाम है बच्चा, प्लीज नाम लिख दिया करो अपना, ठीक है। और एक है कोटी यूपिया। हे भगवान, बच्चे नाम नहीं लिख के जाते। कुकी, उसने लिखा है भैया मुझे कुकी बोल दो मैम, तो कुकी ने दिया था राइट आंसर भाई। और उसके बाद अंकिता ने दिया था राइट आंसर। अंकिता, कंग्रेचुलेशंस। एंड देन राइट आंसर देने वाले कमली सैनी भी थी। कमली सैनी बच्चा, आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, दोनों का देना था वैसे। और अंशिता ने भी दिया था राइट आंसर। सारी लड़कियां आई हैं भाई इस बार लीडर बोर्ड पे, तो अगली बार आपको अपना नाम चाहिए तो आज के होमवर्क क्वेश्चन के हमें जवाब चाहिए कमेंट्स के अंदर। तो चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। तुम जानते हो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। व्हाट डू यू मीन बाय कृषि प्रधान? दैट हम एग्रीकल्चर करते हैं मेनली, मोस्टली 60% से ऊपर जनता जो होती है इंडिया में वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर क्या है? हमारी मेन एक्टिविटी है। और एग्रीकल्चर किस में आता है बच्चा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, है ना। आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा है भैया, जो भी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में हमें नेचर ने हमें दी है मिट्टी, हम उस पर खेती कर रहे हैं, वो आ गया प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं डिफरेंस बता दूं। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। बच्चा, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना। सिर्फ आप जो खेतों में किसानों को खेती करते हुए देखते हो, जो फसल पक जाती है उसकी कटाई होती है, उस प्रोसेस को फार्मिंग बोला जाता है। एग्रीकल्चर ऑन दी अदर हैंड, फार्मिंग प्लस फार्मिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आती है सारी मिला के एग्रीकल्चर बोला जाता है। जैसे कि फार्मिंग के साथ साथ लोग पहले क्या करते थे? पहले जमानों में एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, गाय बैल बकरियां भी पालते थे क्योंकि फार्म्स में उनकी जरूरत होती थी। अब तो चलो मशीनें आ गई हैं, पहले तो बैल से ही खेत जुतवाए जाते थे, अब तो उसके लिए भी मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग साइड बाय साइड चलती थी। तो अगर फार्मिंग और फार्मिंग के साथ होने वाली एक्टिविटीज को आप एक साथ बोलोगे तो आप एग्रीकल्चर वर्ड यूज करोगे, सिर्फ खेती की बात यूज करोगे तो आप फार्मिंग वर्ड यूज करोगे। पर चिंता मत करो, इस चैप्टर में एग्रीकल्चर का मतलब फार्मिंग ही है, इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है जी। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मोस्टली 60% से ऊपर जनता क्या करती है? यहाँ पे खेती करती है। अब खेती अलग अलग तरीके की होती है भैया। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो अलग अलग तरीके से खेती होती है। अब ब्रॉडली हम खेती को या कल्टीवेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। इसका मेन डिफरेंस क्या होता है बच्चा? सबसिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। अभी इंसान को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? हवा चाहिए होती है अच्छी, और खाना चाहिए होता है, और पानी चाहिए होता है, राइट। तो ऐसी खेती जो अपनी और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए होती है उसे तुम क्या बोलते हो? सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हो। तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी आपकी फैमिली होगी उतनी ज्यादा आप खेती करोगे, जितनी छोटी फैमिली होगी उतनी कम खेती करोगे, राइट। क्योंकि मेन पर्पस यहाँ पे आपका क्या है? मेन पर्पस है आपका अपना और अपने फैमिली का पेट पालना। अब ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी कमर्शियल फार्मिंग होती है बच्चा, वो फार्मिंग होती है जिसका मेन पर्पस होता है कि हम खूब सारा अनाज उगाएं, खूब सारी क्रॉप्स ग्रो करें, ताकि वो क्रॉप्स इंडस्ट्रीज में जाके, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जाके रॉ मटेरियल का काम करे, और बदले में हमें क्या मिलेगा? किसान को क्या मिलेगा? किसान को मिलेगा पैसा। तो यहाँ है मेन ऑब्जेक्टिव अपना सर्वाइवल और अपनी फैमिली का सर्वाइवल, और यहाँ है मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना। तो ये तो हो गया इनका बेसिक डिफरेंस। चमका की नहीं? इतना समझ आया बच्चा पार्टी?
आया समझ? क्लियर? एनी कंफ्यूजन? लाइव क्लास है, आप पूछ सकते हो। हाय साहिल चौधरी, हाय हाय गेमर रिश, आई एम ग्रेट या हाउ आर यू? आया समझ? चमका चमका चमका, सबको चमका। चलो वेरी नाइस। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग के क्या टाइप्स होते हैं वो करते हैं। तो मेन पर्पस क्या था इसका? सर्वाइवल अपनी और अपनी फैमिली का, राइट? तो दो तरीके से होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग भी। एक जो पुराने तरीकों से होती है उसे बोला जाता है प्रिमिटिव। बच्चा प्रिमिटिव एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है पुरातन, यानी कि पुराने ख्याल। कोई किसी को बोलो ना इसकी तो प्रिमिटिव थिंकिंग है, तो उसका मतलब है कि तुम बोल रहे हो तो पुराने ख्यालात का आदमी है, राइट? तो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने तरीके। तो पुराने तरीके से जो सर्वाइवल वाली खेती की जाती है उसे तुम बोलते हो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। जो नए तरीकों से, इंटेंस तरीकों से सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है उसे तुम इंटेंसिव बोलते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। बच्चा ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम्हें मिल जाएंगे। जिन बच्चों को मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी, सबको सबकी राइटिंग समझ नहीं आती है, तो उनको मैं बता दूं कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डालूंगी क्लास के बाद वो मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है, वो मैंने टाइप करके हैंडमेड बनाए हैं, तो वो वाले नोट्स आपको मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सी देम। कहीं आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे सब कुछ फ्री मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर लो। आगे आगे सारे वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं। चलो, सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, तो ये पुराने तरीके से की जाती है खेती। इसमें पुराने मेथड्स यूज किए जाते हैं, पुराने टूल्स यूज किए जाते हैं। अब पुराने जो खेती के टूल्स होते थे, जैसे खुदाई करने के लिए खुर्ची होती है, अलग अलग जगह उसे अलग अलग शब्द से बोलते हैं। अब वो हाथ से बनते होते थे, तो वो हाथ से बने हुए छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं, बहुत फैंसी मशीनों की बात नहीं हो रही, छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं उनसे ये वाली खेती होती है। और किसान जो है वो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिमिटिव तरीके से हो रही है। तो आप ना खेती में फर्टिलाइजर डाल रहे हो, ना केमिकल डाल रहे हो, ना कोई और पेस्टिसाइड डाल रहे हो, आप मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, नेचुरल उपजाऊ शक्ति है, उस पर डिपेंडेंट हो। हाँ, खाद डाल सकते हो बच्चा, मेन्योर डाल सकते हो। मेन्योर क्यों डाल सकते हो? क्योंकि मेन्योर तो गोबर से बनता है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, तो मेन्योर फर्टिलाइजर का काम करता है, नेचुरल फर्टिलाइजर का। तो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होती है ये खेती, और इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है देखते हैं। देखो, एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड होता है किसान के पास, लेकिन किसान को मार्केट के लिए तो खेती करनी नहीं है, अपने और अपने परिवार के लिए करनी है। तो वो पूरे लैंड पे खेती नहीं करता, वो क्या करता है, उसका एक छोटा सा पैच लेता है, छोटा सा हिस्सा लेता है, उस पे जो ऑलरेडी जमीन पे जो खरपतवार यानी कि वीड उगी हुई होती है, वीड का मतलब जमीन पे जो हमने उगाई नहीं, अपने आप जो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं ना, उन्हें वीड बोला जाता है। तो उन पेड़ों को पहले काटता है और फिर काट के जला देता है। जो उसके आधा काटा, मान लो ये पूरा पौधा है, उसको यहां तक काट दिया, और फिर उसकी जो नीचे नीचे छोटी छोटी स्टेम्स बची उस पूरे पैच पे उसे जला दिया। अब जलाने के बाद वहां पे जो राख बचती है उसमें आप मिट्टी में बीज बोते हो उस क्रॉप की, जो क्रॉप आपको अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए चाहिए। मान लो वीट चाहिए तो वीट की, धान चाहिए तो धान की, है ना? तो इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। स्लैश का मतलब कटाई, पहले वहां पे जो खरपतवार उग रही थी आपने उसकी कटाई कर दी, और बाद में उसे बर्न करके उसी की एशेज में, उसी की राख में आपने क्या बो दिए, बीज बो दिए। प्रिमिटिव तरीका है, पुराने जमानों में ऐसे होता था। कोई फर्टिलाइजर केमिकल नहीं यूज किया जाता है। आज भी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखते हो जहां पे नए नई मशीनें वगैरह अभी तक नहीं पहुंची हैं, वहां पे लोग प्रिमिटिव तरीके से खेती करते हैं। किसान इसमें नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते या इतने मींस नहीं होते कि वो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कुआं खोदें या ट्यूबवेल वगैरह लगाएं, तो वो नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इससे क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्या होता है, फायदा क्या है इसका, कि आपके पास बड़ा पीस ऑफ लैंड है, आप पूरे लैंड पे एक साथ खेती नहीं कर रहे हो, आप छोटे से पीस ऑफ लैंड पे खेती कर रहे हो। 2-3 साल इस पे खेती करोगे, फिर बाद में आप अपना पैच चेंज कर लोगे, है ना, जमीन का टुकड़ा आप चेंज कर लोगे, राइट? तो उससे क्या होगा, पुराने वाले टुकड़े में दोबारा से नेचुरल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके की खेती से सॉइल को अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन करने में मदद मिलती है, पर ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम आती है। मतलब कि आप पूरे लैंड से जितने क्रॉप्स उगा सकते हो उतना एक छोटे से पैच से तो नहीं उगा सकते। आप पूरे लैंड से फर्टिलाइजर केमिकल्स डाल के जो उगा सकते हो जितनी सारी क्रॉप्स, आप नेचुरल तरीके से उतनी क्रॉप्स नहीं उगा सकते। तो ऑब्वियसली खेती की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप्स का नंबर है, वो यहाँ पे कम आएगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे सबसिस्टेंस देखना है अपनी और अपनी फैमिली का। तो किसान इस तरीके से खेती अपने लिए कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम है बच्चा पार्टी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अलग अलग नाम है हमारे पास। इतना समझ आया कि नहीं भाई, पहले ये बताओ। आया? परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो एक सेकेंड रुक जाओ।
यहां पे लिखवा देती हूँ। अब इसके जो अलग अलग नाम हैं वो हमें सारे याद करने होते हैं। पहला जो 3 नाम तो याद करने ही करने हैं। एक तो है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बच्चा, क्योंकि आप बार बार पैथ से क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। दूसरा इसे बोलते हैं झमिंग, वेरी वेरी फेमस नाम। और तीसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब ये 3 नाम तो सबको रटे हुए होने चाहिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। बाकी इंडिया के अलग अलग पार्ट में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, दुनिया के अलग अलग पार्ट में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मेक्सिको में क्या बोलते हैं इसे, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा। क्या बोलते हैं, मिल्पा। वेनेजुला में क्या बोलते हैं बच्चा, वेनेजुला में बोलते हैं कोनुको। क्या बोलते हैं, कोनुको। साथ साथ बोल बोल के याद करोगे अभी याद हो जाएगा। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया, साउथ एशिया, इंडोनेशिया में बोलते हैं आपका लदांग, लदांग। और वियतनाम में क्या बोलते हैं, वियतनाम में बोलते हैं रे। पहले जल्दी से इतना याद करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वैसे तो एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है। एमपी में क्या बोलते हैं इसे, बेवार, या तो बेवार बोलते हैं या तो कहीं कहीं, एमपी बहुत बड़ा है हमारा, तो कहीं कहीं दहिया भी बोलते हैं, दहिया या फिर बेवार। और उड़ीसा में बोलते हैं कोमण, कोमण बोलते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा। नई वाली स्पेलिंग लिखनी है, पुरानी वाली नहीं लिख के आनी। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, हमारी इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, मेघालय, मिजोरम, ये वाली स्टेट्स जो है, वहां पे झमिंग बोला जाता है। तो मेन आपके पेपर में ये आएगा। एक ब्राजील वाला भी आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस, तो वो भी मैं लिखवा देती हूँ। रोका 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 रोका, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। कोई रह रहा है क्या नाम इसमें, कुरुमा झारखंड में बोलते हैं, खील हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, और एक वलरे बोलते हैं राजस्थान में, वलरे। चलो अब याद करते हैं। मेक्सिको में बोलते हैं मिल्पा, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा। वेनेजुएला में बोलते हैं इसे कोनुको। क्या बोलते हैं, कोनुको। एमपी में बोलते हैं या तो बेवार या तो दहिया, बेवार या दहिया, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल अक्रॉस द ग्लोब बोला जाता है। हमारे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से बोलते हैं झमिंग। क्या बोलते हैं, झमिंग। इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है, लदांग। देन वियतनाम में छोटा सा क्यूट सा नेम रे बोला जाता है। क्या है, कोमण, कोमण बोलते हैं उड़ीसा में। एक और नाम होता है कोमण, कॉमनली बोला जाता है। राजस्थान में वलरे बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में खील बोलते हैं, झारखंड में कुरुमा बोलते हैं, और ब्राजील में रोका बोलते हैं। अगर ये नाम आएंगे तो डायरेक्ट नाम नहीं पूछा जाता कि ये बताओ वियतनाम में क्या बोलते हैं। मोस्टली अभी तक बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न देखा गया है, ये आपके मैच द फॉलोइंग में आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। 1 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है किसी ना किसी सेट में, तो प्लीज इसे 2-2 बार 3-3 बार लिख के आप जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ट्राई एंड लर्न इट एज सून एज पॉसिबल। चलो, हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे चलते हैं। तो अब क्या है कि इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये हम क्लास 9 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में ही पढ़ के आ गए हैं। अब इंडिया का साइज तो बढ़ने से रहा, इससे पहले कि अगर हम बाकी देशों पे कब्जा नहीं जमाएंगे तो हमारा जो लैंड है वो लैंड का टुकड़ा तो इतना ही रहेगा। अब इसी लैंड के टुकड़े में क्या हो रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो एक खानदान के पास जमीन होती थी, वही जमीन का बार बार हर जनरेशन में बंटवारा होता है। तो पर पर्सन अब जो जमीन है वो जमीन का टुकड़ा कम होता जा रहा है ना। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी इंडिया में है राइट टू इनहेरिटेंस, कि भैया जो हमारे बाप दादाओं की जमीन होती है वो हमें मिलेगी, फिर हमारी अगली जनरेशन को मिलेगी, फिर उसकी अगली जनरेशन को मिलेगी। लेकिन जमीन
अब धीरे धीरे कम हो जा रही है आफ्टर एवरी जनरेशन। तो इससे लैंड का साइज छोटा हो गया है, और स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया। अब ये स्टेट्स का एरिया कम है लेकिन वहां पे लोग रहने वाले ज्यादा है, यानी कि पर पर्सन जो एरिया है, पर पर्सन जो खेत है, वो उनका साइज बहुत छोटा होता जा रहा है दिन पर दिन। अब इन छोटे खेतों में किसान चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा लूं, तो आपको इंटेंस तरीके से कल्टीवेशन करनी पड़ती है। इंटेंस मतलब छोटे से जमीन के टुकड़े पे अगर आप नेचुरली खेती करोगे तो आपको अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हो, केमिकल लगाते हो, फर्टिलाइजर लगाते हो, पेस्टिसाइड लगाते हो, बायोकेमिकल लगाते हो। बच्चा बायोकेमिकल का मतलब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक ही मतलब है सबका, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यूज करते हो, आप नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, भैया बारिश नहीं आई तो खेती खराब हो जाएगी, हमारे पास तो यही छोटा सा खेत है, तो आप इरिगेशन भी करते हो। ये सारी मॉडर्न इनपुट मेथड लगा के आप छोटे से खेत से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम क्या आती है, इससे सॉइल एक्सप्लॉइट होती है। पिछली वाले में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या हो रहा था कि सॉइल को बार बार अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने का मौका मिल रहा था। यहाँ पे कोई मौका नहीं है, यहाँ पे आप सॉइल को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है लैंड पे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। बच्चों जहां पे भी वर्ड दिखे ना, कमर्शियल, कमर्शियल मार्केट, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल एक्टिविटी, उसका मतलब है कि जो इंसान ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी फार्मिंग जिसमें आप बहुत बड़े से जमीन के टुकड़े पे खेती करते हो, बहुत ज्यादा मॉडर्न इनपुट लगा के खेती करते हो, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट निकल पाए, मैक्सिमम यील्ड निकल पाए। यील्ड का मतलब क्या होता है, एक साल में एक खेत जितनी क्रॉप्स उगा के देता है ना, उसे आप इंग्लिश में यील्ड बोलते हो। तो मैक्सिमम यील्ड निकल पाए, क्यों, ताकि आप इंडस्ट्रीज में उसे रॉ मटेरियल की तरह बेच के प्रॉफिट कमा पाओ। हर इंसान चाहेगा कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको मैक्सिमम तरीके से खेती भी करनी पड़ेगी। सो दिस इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। क्या, प्रॉफिट कमाना। तो इसमें अब ये जो लैंड होते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के होते हैं, जो पुराने जमानों में जमींदार घरानों के लोग हुआ करते थे ना, अभी भी उनके पास इतना लैंड है कि वो अब कमर्शियल फार्मिंग करवाते हैं अपने लैंड पे। आपने देखे होंगे चाय के बाग कभी देखे होंगे, तो वो कोई छोटे से खेत पे कभी चाय की खेती नहीं होती, पूरी पहाड़ी पे चाय की खेती हो रही होती है। तो चाय हो गई, रबड़ हो गई, ये सारी क्रॉप्स जो है ये कमर्शियल फार्मिंग में आती होती है। अब इसमें आप सारे मॉडर्न इनपुट लगा देते हो, बीज से लेके फर्टिलाइजर तक सब कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज करते हो। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ बीज, मतलब कि आप बीज वो वाले मैक्सिमम वैरायटी के खरीद के लाते हो, जिससे आपको पता है कि जो पौधा निकलेगा वो अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। भाई एक अमरूद का पेड़ है जिसपे 5 अमरूद लगे हुए हैं, एक अमरूद का पेड़ है जिसपे 50 अमरूद लगे हुए हैं, तो वो 50 अमरूद वाले का जो बीज होगा वो भी तो महंगा आएगा ना। तो आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड लाते हो, साथ में फर्टिलाइजर, बड़ी बड़ी मशीन, खूब सारा लेबर, खूब सारा पेस्टिसाइड, खूब सारा केमिकल, सब कुछ यूज करते हो ताकि आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सके। अब कमर्शियल फार्मिंग में लैंड बहुत बड़ा होता है। अब उस बड़े से लैंड पे एक साथ 2 क्रॉप्स भी उगा सकते हो, एक साथ 3 क्रॉप्स भी उगा सकते हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड। लेकिन जब आप कमर्शियल फार्मिंग में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उगाते हो पूरे लैंड के ऊपर, पूरे बड़े से लैंड के ऊपर, तो उसे बोला जाता है प्लांटेशन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का ही एक सब टाइप है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें आप बड़े से खेत पे 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हो, इसमें आप एक सिंगल क्रॉप उगाते हो, ठीक है जी। तो प्लांटेशन जैसे कि चाय की खेती होती है तो बीच में कुछ और नहीं उगाया जाता, पूरे फार्म में चाय की खेती होती है। सिमिलरली कॉफी है, सिमिलरली रबड़ है, सिमिलरली बनाना है, एक्सेट्रा, राइट। कॉटन है, ग्राउंडनट है, शुगर केन है, ये सब मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप्स की जरा उगता है। क्योंकि आप देखो ना, आप थोड़ा सा कॉटन उगाओगे तो 4-5 बॉल्स निकलेंगे। अब उससे क्या है कि कॉटन के थ्रेड नहीं बन पाएंगे, तो आपको बड़े बड़े खेत पे कॉटन उगाना पड़ता है। मूंगफली उगाओगे, छोटे से खेत से बहुत कम मूंगफली निकलेगी, उसको बेच के कितना ही पैसा मिलेगा, तो आप बड़े बड़े खेतों में मूंगफली उगाते हो, राइट। सो दीज क्रॉप्स आर मोस्टली यूटिलाइज्ड एज प्लांटेशन क्रॉप्स। नाउ प्लांटेशन क्रॉप्स डिपेंड करता है कि कहां पे, कभी कभी क्या होता है कि कोई क्रॉप जहां पे प्लांटेशन या कमर्शियल की तरह उग रही है, कहीं और वही क्रॉप जो है अलग तरीके से उग रही है। मान लो यूपी का कोई किसान है जो चावल उगाना चाहता है, क्योंकि उसके घर में पूरे साल चावल खाया जाता है, तो वो अपने छोटे से खेत पे चावल उगा रहा है। लेकिन वही मान लो पंजाब का या उड़ीसा का कोई किसान है जो अपने बड़े से खेत पे सिर्फ चावल उगाना चाहता है, तो पहले वाला किसान जो है, जो छोटे से खेत पे उगा रहा है, वो आ गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। लेकिन जो बड़े से खेत पे जो चावल उगा रहा है किसान पंजाब का, वो आ गया भाई आपका किसमें, प्लांटेशन क्रॉप में, राइट। सो डिपेंड अपॉन कि हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, वहां की क्या हैबिट्स हैं फार्मर्स की, तो अ क्रॉप कैन बी
इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इट कैन बी इन कमर्शियल फार्मिंग। फिर भी कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हमने देखा है कि मोस्टली कमर्शियल फार्मिंग में ही आती हैं। अब कमर्शियल फार्मिंग वाली क्रॉप्स को एक अच्छा नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग और कम्युनिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि हम कोई थोड़ी मोड़ी क्रॉप्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मतलब ट्रक और ट्रक ऑफ क्रॉप्स, राइट। 2-3 ट्रक भर के क्रॉप्स उग रही हैं, तो आपको अच्छे ट्रक्स चाहिए, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको अच्छा बैंकिंग सिस्टम चाहिए। इतनी सारी क्रॉप उगाने के लिए आपको जो बीज खरीदने उसके लिए हो सकता है आपको लोन भी चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ क्रॉपिंग और दीज काइंड ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग फैसिलिटीज। इतना क्लियर है? Any confusion in this? If you are understanding the chapter, please don't forget to like the video. समझ आ रहा है? हाँ जी, हाय साधना, हाय क्रेजी बॉय, हाय अनुपम। अनुपम कह रहा है 95 लाऊंगा मैं, मजाक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हाय विजय, हाय प्रज्ञा, गुड इवनिंग, हाय एस्थेटिक यश, हाय शालू, हाय ऋषभ। No, I'm enjoying the class a lot. Anish, Siddhi, Shalu, Unnati. हाय। चलिए, कमर्शियल फार्मिंग हो गई। चलिए अब चलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर या क्रॉपिंग सीजन्स के ऊपर। तो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि कब बीज बोए गए, कब फसल की कटाई हुई, हर कंट्री का अलग अलग होता है, क्योंकि हर कंट्री का क्लाइमेट अलग होता है। अब इंडिया में क्या है कि एक ही कंट्री के अंदर हमें बहुत सारे क्लाइमेट मिल जाते हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है, सूखा भी है, सब कुछ है। तो अब हमारे मेन 3 क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में देखे जाते हैं। पहला है आपका रबी क्रॉपिंग पैटर्न, दूसरा है खरीफ, तीसरा है ज़ैद। रबी को आप मानो विंटर क्रॉपिंग पैटर्न, खरीफ को मानो समर क्रॉपिंग पैटर्न, और ज़ैद को मानो इन दोनों के बीच में जो समय बचता है उस वाला क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले रबी की बात करते हैं। तो रबी में हम विंटर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं बच्चा। इन क्रॉप्स को याद करने का एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। छोटी सी ट्रिक ये है कि ये मोस्टली ये जो क्रॉप्स है ना, ये पीले रंग की होती है। व्हीट गोल्डन कलर का होता है, बार्ले येलो कलर का होता है, मटर जब सूख जाता है तो पीले रंग का हो जाता है, ग्राम दालें मोस्टली पीले रंग की होती हैं, मस्टर्ड सरसों पीले रंग का होता है, सरसों के बीज, राइट। तो मोस्टली यहाँ पे जो क्रॉप्स हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिए हैं, दोज आर येलो इन कलर, यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। अब हमारी जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो हम विंटर में सो करते हैं। विंटर कड़ाके की सर्दी आने से जस्ट पहले हम इसके बीज मिट्टी में बो देते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9 में क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था। एक तो होता है एडवांसिंग मॉनसून जो ये जुलाई अगस्त के महीनों में आता है, एक होता है आपका रिट्रीटिंग मॉनसून जो दिसंबर जनवरी में आता है ना, पढ़ा था ना। तो रिट्रीटिंग मॉनसून की जो बारिश होती है वो हमारी रबी क्रॉप्स के लिए चाहिए होती है। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम कभी भी इसकी मिट्टी में बीज बो देते हैं, फिर रिट्रीटिंग मॉनसून की बारिश जो आती है उससे हमारी ये क्रॉप उग जाती है। फिर हम गर्मियों की शुरुआत में अप्रैल से जून के महीने में बारिश आने से जस्ट पहले हम फसल की कटाई कर लेते हैं। दिस इज योर खरीफ क्रॉप, सॉरी रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। आप यहाँ पे क्रॉप्स देखो, इन क्रॉप्स को जब आप कुकर में भी बनाते हो तो आपको बहुत पानी चाहिए होता है। चावल को कुकर में बनाने के लिए कितना पानी चाहिए होता है ना, डबल द अमाउंट ऑफ पानी। जवार को भी बहुत पानी चाहिए होता है। मक्के को उबालने के लिए कितना पानी चाहिए होता है। चलो कॉटन तो हम नहीं खाते हैं, जूट भी हम नहीं खाते हैं, बट यू गेट माई पॉइंट। तो ये खरीफ क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि खरीफ क्रॉप्स को हम कब उगाएं, बारिश आने से जस्ट पहले। फिर बारिश आ जाएगी, सारा पानी उसे मिल जाएगा। सो दिस इज ग्रोन ऑन दी ऑनसेट ऑफ मॉनसून। हमारे इंडिया में मॉनसून कब आता है? 10 जून के आसपास आता है। तो 10 जून से पहले, अप्रैल से जून के बीच में कभी भी किसान, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी क्रॉप की बात हो रही है, वो उस क्रॉप को मिट्टी में बो देते हैं, बिकॉज दोज आर खरीफ क्रॉप्स। फिर सितंबर अक्टूबर के महीनों में इसकी बुआई से पहले, रबी क्रॉप की बुआई से पहले हम क्या करते हैं? खरीफ क्रॉप्स की कटाई कर लेते हैं, राइट। अब बोलोगे मैम ज़ैद क्रॉप का क्या हुआ? बच्चे कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो 1-2 महीने का टाइम बचता है, मान लो एक किसान है, उसके पास खेत है, उसने क्या किया? चावल की खेती की। उसने मार्च के महीने में चावल उगा दिए थे और वो सितंबर तक पक्के तैयार हो गए। अब वो सोच रहा है कि दिसंबर के महीने में उसी खेत पे दालें उगाएगा, ठीक है, दिसंबर के महीने में। अब सितंबर से दिसंबर के बीच का जो टाइम है उसके पास खाली है 1.5-2 महीना, राइट। तो वो क्या करेगा? उस 1.5-2 महीने में ज़ैद क्रॉप्स बोलेगा अपने खेत में। सो दीज आर द क्रॉप्स दैट ओनली रिक्वायर अ कपल ऑफ मंथ। 2-4 महीनों में क्रॉप्स बच जाती है। मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें आते हैं। आलू हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे के सारे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल किस में आते हैं? हमारे ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। सो ये 2-3 महीनों में उग जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स। यहाँ पे मैंने टेबल बना के भी दे दिया है। रबी क्रॉप्स मोस्टली विंटर में जो रेनफॉल होती है वो पूरे इंडिया में इक्वली नहीं आती है।
तो रबी क्रॉप्स मोस्टली हमारे नॉर्थ इंडिया में देखी जाती हैं, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश। और हमारी जो खरीफ क्रॉप्स है, क्योंकि हमारा एडवांसिंग मॉनसून जो है वो ऑल अक्रॉस इंडिया आता है, तो खरीफ क्रॉप्स हमारे पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। कर्नाटका से लेके, केरला से लेके, मेघालय से लेके, असम से लेके, वेस्ट बंगाल से लेके, यूपी, बिहार, सब जगह सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट खरीफ क्रॉप्स देखने को मिलती है। भैया बारिश आ ही रही है तो क्रॉप उगा ही लो ना, इससे अच्छा है, राइट? सो दोज आर खरीफ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं मेजर क्रॉप। लेकिन उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए बच्चा, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि औस, अमन, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, औस, अमन एंड बोरो ये कौन सी क्रॉप की डिफरेंट स्पीसीज हैं? औस, अमन एंड बोरो, ठीक है। चलो मेजर क्रॉप सबसे पहला है हमारा चावल। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पोरबंदर से लेके सिलचर तक चावल पूरे इंडिया में बनता है, चाहे वो इडली के फॉर्म में बने, चाहे वो बिरयानी के फॉर्म में बने, राइट? सो इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब पूरा भारत खाता है इसे, पूरे इंडिया में ग्रो किया जाता है। बहुत पानी चाहिए होता है चावल को उगाने के लिए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, इसलिए ये हमेशा किस में आता है? खरीफ क्रॉप में आता है। विंटर में इतनी रेनफॉल आती ही नहीं है कि चावल उसमें उग पाए, तो ये हमेशा खरीफ क्रॉप में आता है। साथ में इसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है बच्चा, जितनी ह्यूमिडिटी होगी चावल उतनी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। इसको टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए होता है, तो आपको पता है कि मानसून वाले टाइम में हमारे इंडिया में टेम्परेचर तो कम होता नहीं है, 25 डिग्री से ऊपर ही होता है, 40 भी टच कर जाता है, तो इसे 25 डिग्री या 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। और साथ में ज्यादा चावल जहां खाया जाता है ये वहां पे ज्यादा उगाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में लोग दिन में 4-4 बार चावल भी खा लेते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी चावल बहुत चलता है, यूपी बिहार झारखंड बेल्ट में, तो ये मोस्टली वहीं पे उगाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में। सदर्न इंडिया में भी उगता है, कर्नाटका, केरला वगैरह में भी उगता है, बट मोस्टली ये आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में उगता है। लीडिंग प्रोड्यूसर जो है चावल का वो हमारा वेस्ट बंगाल है। भाई जहां के लोग चावल जितना खाएंगे वहां पे चावल उतना उगाया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा चावल यहीं उगता है। चलिए नेक्स्ट वीट की बात करते हैं। वीट हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। पहला हो गया चावल, सेकेंड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आ गई वीट। आटा भी पूरे देश में खाया जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, मिस्सी रोटी, नान और पता नहीं क्या क्या, बट आटा कितने फॉर्म में खाया जाता है। सो इट इज अ वेरी मेन फूड क्रॉप जो हमारे नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा खाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चावल ज्यादा पसंद करते हैं, साउथ इंडिया के लोग चावल ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहीं पे वही फूडिंग हैबिट्स है, राइट? लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न आप देखते हो, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे लोग रोटी भी उतनी चाव से खाते हैं जितना चावल खाते हैं, तो वहां पे ज्यादा उगाया जाता है। अब ये रोटी कह रही हूँ, वीट को उगाने के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, तो इट इज व्हाट, इट इज अ रबी क्रॉप। तो ये जब उग रहा होता है तो इसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सनशाइन अच्छी चाहिए जब फसल पक रही होती है। फसल जब पक रही होती है, जब उसमें से धान निकलने वाली होती है, धान कह रही हूँ सॉरी, गेहूं निकलने वाला होता है पक के, तब इसे अच्छी धूप चाहिए, जो इसे मार्च के महीने में मिल जाती है जब इसकी फसल की कटाई होती है। लेकिन जब ये उग रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब इसे थोड़ी सी ठंडक चाहिए, रेनफॉल चाहिए, लेकिन बहुत रेनफॉल नहीं चाहिए। रिट्रीटिंग मॉनसून से इसका काम चल जाता है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए। दो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बच्चा, एक तो नॉर्थ इंडिया का एरिया, पंजाब हरियाणा वाला, गंगा सतलज प्लेन जैसे बोला जाता है। दूसरा है आपका काली मिट्टी वाला एरिया, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में भी खाया जाता है वीट, तो वेस्ट बंगाल और ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है, तो दो मेन एरियाज हैं जहां पे वीट ग्रो किया जाता है। बाकी लाइक आई सेड नॉर्थ ईस्ट में और सदर्न इंडिया में वीट की खेती ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वहां पे रिट्रीटिंग मॉनसून भी कम आता है पहली बात तो, और वहां की फूडिंग हैबिट्स भी चावल वाली है। नेक्स्ट हमारे मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं बच्चे? मिलेट कोई एक चीज नहीं होती है, मिलेट इज अ ग्रुप ऑफ क्रॉप्स। क्या है? ग्रुप ऑफ क्रॉप्स। ये कोर्स ग्रेन होते हैं। कोर्स ग्रेन का मतलब इनको अगर आप छू के देखोगे तो ये चिकने चिकने नहीं होते हैं, इनका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे अनइवन सा होता है। जैसे आप गेहूं को देखोगे तो गेहूं कितना चिकना होता है, गेहूं इस तरीके का होता है, बाइलोड स्ट्रक्चर होता है, बट इट इज वेरी शाइनी एंड वेरी स्मूथ टू टच। बट कोर्स ग्रेन, अभी कभी जवार उठा के देखोगे तो ऐसा होगा, बाजरा उठा के देखोगे तो वो भी थोड़ा सा क्या होगा, खुरदुरा होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोर्स ग्रेन। लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फाइबर और बहुत ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें रेगुलर खाने से नहीं मिल पाते, जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में इंडिया में खाना खाते हैं, वो होते हैं आपके मिलेट्स में। तो हमारे सिलेबस में 3 मिलेट्स हैं, जवार,
बाजरा एंड रागी। पहले रागी से शुरू करते हैं। जितनी लड़कियां ये देख रही हैं, आज से हफ्ते में 1 या 2 बार रागी की रोटी खाना शुरू करिए, क्योंकि रागी में भर भर के कैल्शियम और आयरन है। जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती है, वैसे वैसे कैल्शियम पोरोसिटी भी बोन में से कम होती है, और दूसरा आयरन भी कम होता है लड़कियों की बॉडी में से। क्यों? क्योंकि हम हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गो थ्रू करते हैं, और ब्लड का लॉस होता है बॉडी में से, और ब्लड आप जानते हो कि किससे बनता है? आयरन से बनता है, राइट? आयरन और प्रोटीन। तो प्रोटीन भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, और आयरन के लिए रागी खाना आज से ही शुरू करिए। और ये हमारे पूरे इंडिया में ग्रो किया जाता है, बट मोस्टली रागी जो है आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन 2 स्टेट्स में ज्यादा खाया जाता है। देन नेक्स्ट इज आपका ज्वार। ज्वार की रोटी बहुत ही टेस्टी होती है। हमारे इंडिया का 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ऐसी मिट्टी पे उगता है जहां पे खूब बारिश आती हो, इरिगेशन की जरूरत ना पड़े, मिट्टी में नेचुरली पानी का कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा हो, वहां पे ज्वार उगता है। तो कर्नाटका का जो पानी वाला हिस्सा है जहाँ पे नदियां बहती हैं, या महाराष्ट्र का जो नदी वाला हिस्सा है, या आपका वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का जो वेट वाला एरिया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ड्राई पार्ट्स भी हैं। तो वेट पार्ट्स जो हैं एमपी, एमएच, एपी के, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, वहां पे आपका ज्वार अच्छे से उगता है, क्योंकि इसे मिट्टी अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है, एलुवियल मिट्टी टाइप मिट्टी चाहिए होती है, और साथ में इसे पानी भी अच्छा चाहिए होता है। अब आते हैं बाजरा पे। बाजरा बहुत सही चीज है, क्योंकि बाजरा सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेतीली मिट्टी, कैसे भी मिट्टी पे उग जाता है, राइट? तो बाजरे की खेती इसलिए आप देखते हो, इसका लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है बच्चा? रागी का लीडिंग प्रोड्यूसर इज कर्नाटका। ज्वार ऑल अक्रॉस इंडिया उगाया जाता है, इसका कोई लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है एज सच। बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर इज राजस्थान। नाउ बाजरा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात वाली साइड पे उगता है। बाजरा में भी बहुत हाई फाइबर होता है, रागी में भी बहुत हाई फाइबर होता है। तो इसको डाइट में इंक्लूड करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो हो गए आपके मिलेट्स। अब चलते हैं मक्के पे। कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें बॉइल्ड कॉर्न बहुत पसंद है? जल्दी जल्दी बोलो पहले तो चैट में। मी 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 आजकल बहुत चल गया है। मूवी थिएटर्स के बाहर मिलता है, मेलों में मिलता है, स्कूल के बाहर भी मिलने लग गया होगा। भाई हम जब स्कूल जाते थे मूली कटी हुई मिलती थी। मैं तो डीएवी में पढ़ी हूँ, पता नहीं क्यों स्कूल के बाहर ठेले होते थे जिसपे मूली काट के और उसपे चटनी लगा के देते थे। मतलब ये कोई स्नैक है? मुझे कभी समझ नहीं आया, पर खाई बहुत है मैंने वो। तो अब मुझे नहीं पता स्कूल के बाहर क्या मिलता है ठेलों पे, पर पहले तो यही सब मिलता था। देखू लाइव चैट क्या बोल रही, क्या मिलता है भाई? मी 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 सब मी 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 सबको पसंद है बॉइल्ड कॉर्न। ओए होए, नहीं पसंद है ऋषभ को, पसंद नहीं है। ऋषभ मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है यार। और जब से मैंने सुना है कि उसमें बहुत कार्ब्स होते हैं और कोई प्रोटीन नहीं होता है, तब से मेरे को थोड़ा और ही कम पसंद आने लग गया है। ओनली मी भाप पिटाई लगाऊंगी। ऐश्वर्या ने बहुत ही बड़ा मी लिखा है, जैसे आज ही बॉइल्ड कॉर्न खाएगी जाके। हाय तानु, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए, सो मेज, मक्का एक ऐसा आइटम है जो फूड की तरह भी यूज होता है, फॉडर की तरह भी होता है। फॉडर का मतलब होता है एनिमल्स का खाना, चारा जिसे बोलते हो। तो चारे की तरह भी यूज होता है और हम भी खाने में लाते हैं। और मक्के की खेती मोस्टली वहां पे होती है जहां पे बड़े बड़े खेत अवेलेबल हो, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। खरीफ क्रॉप है, वैसे तो खरीफ क्रॉप है, इसे अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, लेकिन बिहार में हम देखते हैं कि इसे रबी क्रॉप की तरह भी ग्रो कर लिया जाता है। कर लेते होंगे भाई, बिहार में पानी बहुत है, गंगा बहती है, नदियां हैं, बाढ़ भी बहुत आती है, तो वहां पे पानी आता है ठीक ठाक सा, तो सर्दियों में भी वो अच्छी सिंचाई करके खरीफ क्रॉप की तरह इसे ग्रो कर लेते हैं। तो बिहार, ओनली बिहार यूजेज इट एज अ रबी क्रॉप। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स रिटन हियर दे ग्रो इट एज अ खरीफ क्रॉप। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसे ठीक ठाक सा एकदम स्प्रिंग वेदर चाहिए होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और साथ में मिट्टी इसे उपजाऊ चाहिए। तो ये सारी स्टेट्स आप जो देख रहे हो, आंध्र प्रदेश को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स में नदियां बहुत सारी बहती हैं, और उसी की वजह से नदियों के आसपास उन्हें एलुवियल मिट्टी मिल जाती है जो इसे चाहिए। पुरानी एलुवियल चाहिए, नई एलुवियल नहीं चाहिए। भंगर सॉइल जो होती है ना, भंगर सॉइल चाहिए इसे। अब इसे मॉडर्न मेथड बहुत चाहिए होते हैं। अगर आपने मक्के के खेत देखे हो तो मक्के के खेत कुछ इस तरीके के दिखते हैं, है ना, इस तरीके के होते हैं। माने मक्के के, ड्राइंग देख रहे हो तो देख रहे हो तुम, ड्राइंग कितनी बढ़िया ड्राइंग की मैंने। मक्के के इस तरीके के होते हैं, और उनको ना यहाँ से कटाई करने के लिए अब एक एक मक्के की अलग अलग से कटाई होती है। तो अगर बड़े खेत है तो उसमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है, साथ में बीज भी अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते हैं, वरना ना मक्के पे कीड़े भी बहुत लगते हैं। आपने कई सारे मक्के देखे होंगे, खराब मक्का अगर घर आ जाता है
तो मक्का खोलोगे तो उसमें बीज होते ही नहीं है, छोटे 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 उसमें 2-4 बीज होंगे, बाकी पूरे मक्के में बीज ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए मक्के के लिए अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारियां बहुत लगती हैं और लेबर भी चाहिए, क्योंकि कटाई इसकी या तो आपके पास बड़ी बड़ी थ्रेशिंग मशीन हो जिससे आप कटाई कर लो एक बार में, या फिर आपके पास लेबर हो जी। और पानी भी अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप को पानी बहुत चाहिए होता है, राइट। नेक्स्ट इज योर पल्सेस। पल्सेस का मतलब है दालें। अब दालें इंडिया में ही सबसे ज्यादा उगाई जाती है और इंडिया में ही सबसे ज्यादा कंज्यूम कर ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स है दालें। और दालों का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर दाल की बात कर रहे हैं, हम सारी दालों की बात कर रहे हैं, चाहे वो उड़द दाल हो, उड़द का कलर क्या होता है मैं भूल गई, तूर दाल हो, तूर को हम अरहर भी बोलते हैं, पीली रंग की होती है, मसूर दाल हो लाइट पीली रंग की होती है, मूंग दाल हो ग्रीन वाली जो दाल होती है उसे मूंग दाल बोलते हैं, पीज हो गई, मटर भी बनते हैं, और ग्राम हो गई यानी चने की दाल हो गई, ये भी तूर दाल की तरह ही दिखती है, बस थोड़े बड़े दाने होते हैं। काली दाल भी होती है, आई थिंक उसे उड़द बोलते हैं, हाँ काली दाल को उड़द बोलते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी दालें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दालें हैं। अब दालें बहुत ही सही हैं, क्योंकि दालें हम ना क्रॉप रोटेशन में ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि दालों के अंदर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इनकी जड़ों में, लेगुमिनियस क्रॉप से हैं, इनकी जड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनकी जड़ों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। थोड़ा बायोलॉजी बता रही हूं मैं आपको, जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेट करके देते हैं, यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन का कंपोनेंट बढ़ा के देते हैं। तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा रही है दालें। तो इसीलिए किसान क्या करते हैं, एक साल क्या करते हैं, कोई और क्रॉप उगा लेते हैं, दूसरी साल दाल उगा लेते हैं, फिर तीसरी साल कोई और क्रॉप उगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक साल कोई क्रॉप उगाई, उससे क्या हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया, फिर हमने दाल उगाई, इसने नाइट्रोजन बढ़ा दिया, फिर हम कोई और क्रॉप उगाएंगे। तो क्रॉप रोटेशन में इसलिए यूटिलाइज होती है क्योंकि दालें सॉइल की फर्टिलिटी इनहैंस करती हैं। पानी इन्हें बहुत कम चाहिए होता है, तो ये ड्रायर पार्ट्स में भी उग जाती है। देखो सबको नहीं चाहिए होता है, जैसे अरहर को बहुत पानी चाहिए होता है, तो अलग अलग दाल का अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो ड्राई पार्ट्स में भी उगा ली जाती हैं, ड्राई कंडीशंस में भी अच्छे से उग जाती हैं, और हमारी क्रॉप मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़िया करती है। तो दालें जहां जहां यूज होती है, आप साउथ में देखते हो सांबर बहुत यूज होता है, रसम बहुत यूज होता है, और भी दालें बहुत तरीके से यूज होती हैं, तो वहां पे भी ग्रो होता है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो। बाकी आपके नॉर्थ इंडिया में तो दालें रेगुलर बेसिस पे खाई जाती हैं, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो वहां पे भी दालें उगाई जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने चार्ट दे दिया बच्चा पूरा आपको, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी पेपर से पहले, इसे जरूर फॉलो कर लेना। दालों का भी कोई लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है बच्चा, क्योंकि दालें बहुत तरीके की हैं, तो वी डोंट हैव एनी लीडिंग प्रोड्यूसर फॉर इट इन आवर एनसीईआरटी। नाउ वी आर गोइंग टू शुगर केन। शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप की तरह उगती है, यानी कि बड़े से खेत पे आप सिर्फ गन्ना ही देखते रहते हो, और इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। बच्चा पार्टी, हमारा इंडिया जो है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बहुत गंदा सा इंडिया बना दिया है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसका, जो नीचे आइसक्रीम कोन वाला जो हिस्सा होता है इंडिया का, वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, और उसके बीच वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला, ये हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, और उसके ऊपर कश्मीर वाले हिस्से को हम टेम्परेट जोन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखोगे तो दो तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। एक सदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि वो ट्रॉपिक के पास है ना, ट्रॉपिक बोले तो इक्वेटर के पास है, और उससे थोड़ा सा ऊपर हमारा महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि गन्ना दोनों ही जगह उग जाता है, सदर्न इंडिया में भी उग जाता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी उग जाता है, राइट। आप पढ़ते हो कि जो महाराष्ट्र का गन्ना होता है उसकी मिठास ज्यादा होती है, गन्ने में एक शुगर प्रेजेंट होती है बच्चा, सुक्रोज। जैसे ग्लूकोज होता है वैसे ही सुक्रोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, नेचुरल शुगर। तो सुक्रोज का कंटेंट जो है महाराष्ट्र के गन्ने में अच्छा होता है। तो उगाया तो ये एमपी से लेके, यूपी से लेके, कर्नाटका से लेके, तेलंगाना से लेके, महाराष्ट्र से लेके सब जगह उगाया जाता है, लेकिन जो महाराष्ट्र का गन्ना है उसकी मिठास ही अलग होती है। ठीक है जी। सो गन्ने से हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, गन्ने से हम गुड़ भी बनाते हैं, गन्ने से हम चीनी तो बनाते ही बनाते हैं, बूरा जो होता है, पाउडर शुगर जो होती है, खंडसरी जिसे बोलते हैं, वो भी बनाते हैं, और साथ में मोलासेस। मोलासेस का मतलब जो गन्ने से जूस निकाल के और चीनी विनी बनाने के लिए जो लास्ट में वो बचता है ना गन्ने का फाइबर वाला पार्ट, वो हम जानवरों के चारे की तरह भी यूज करते हैं, तो उसे मोलासेस बोला जाता है। तो गन्ने से बहुत कुछ बनता है, चारे से लेकर चीनी तक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और चाइना इसका लीडिंग प्रोड्यूसर आ जाता है गन्ने का। एक सेकंड रुको, मैं ये सर्च ही कर लूं, लीडिंग
ब्राजील बता रहे हैं गन्ने का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हाँ, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ब्राजील इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइट नाउ। वेरी नाइस। हाँ जी, तो इसे रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होती है? भयंकर गर्मी और ह्यूमिडिटी पसंद है गन्ने को, अजीब सा टेम्परेचर पसंद है इसे, बिल्कुल एसी में डाल दोगे तो गन्ना मर जाएगा, तो क्योंकि उसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। स्प्रिंग वाला टेम्परेचर हो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, रेनफॉल ठीक ठाक चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, तो मोस्टली बारिश इसे अच्छी खासी चाहिए होती है। बारिश नहीं चाहिए तो आपको इरिगेशन देना पड़ेगा, साथ में इसे चाहिए मैनुअल लेबर। वही ना, एक एक गन्ने की ऐसे ऐसे करके हंसुए से कटाई होती है भाई, तो बहुत लेबर लगती है गन्ने की कटाई में और गन्ने के बीज बोने में भी, सो वी नीड अ लॉट ऑफ लेबर। ऊपर से प्लांटेशन क्रॉप है तो बहुत बड़े खेत पे आप खेती कर रहे हो तो लेबर वैसे ही चाहिए होगी। अच्छा, इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर जो है गन्ने का इंडिया में यूपी है। यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है क्योंकि यूपी में इंडिया की मोस्टली सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी शुगर मिल्स यूपी बिहार वाले रीजन में देखी जाती हैं, ज्यादातर शुगर मिल्स वही होती हैं, सो इसलिए वहां पे गन्ना ज्यादा उगता है। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। बच्चा, ऑयल सीड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी बीज जिसमें से आप तेल निकाल सकते हो उसे आप बोलते हैं ऑयल सीड। तो ऑयल सीड में चाइना बाजी मार लेता है, लेकिन सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। हमारे इंडिया में जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती है उसका 12% ऑयल सीड्स कवर करता है। अब ऑयल सीड में कोई एक तरीके का ऑयल नहीं आता, बहुत तरीके के ऑयल आते हैं। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, सेसमे यानी कि इसको क्या बोलते हैं सेसमे को, तिल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, कैस्टर सीड्स का तेल, रेप सीड का तेल, कॉटन सीड्स का तेल बनता है, लिन सीड्स का तेल बनता है। अब लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। सोयाबीन का तेल निकलता है। अब इसमें से कई क्रॉप्स खरीफ है, कई रबी है, जैसे सेसमे है, तिल का जो तेल है वो खरीफ क्रॉप की तरह ग्रो होता है। कैस्टर सीड कहीं पे खरीफ क्रॉप की तरह ग्रो होता है, कहीं पे रबी क्रॉप की तरह होता है। तो ऑयल सीड्स के हम सारे सीड्स के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑयल सीड्स बहुत चीजों के काम आते हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रखा है। तो ये जो पार्ट है इस टॉपिक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो कुकिंग मीडियम की तरह आप यूज करते हो। घर में जो खाना बनता है वो या तो मूंगफली के तेल में बनता है तो सनफ्लावर सीड्स में बनता है। अच्छा, यहाँ पे सनफ्लावर भी आएगा, वी हैव टू ऐड सनफ्लावर ऑल्सो, पर सनफ्लावर फूल में आ गया तो वो सीड में नहीं आया, बट या वी हैव टू ऐड दैट। तो कुकिंग मीडियम की तरह यूज होता है, मेकअप इंडस्ट्री में तेल यूज होता है, आपका सोप इंडस्ट्री में तेल यूज होता है एसेंशियल ऑयल्स की तरह, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारे बॉडी लोशंस वगैरह में डलता है, ऑइंटमेंट्स जो मेडिसिन वाले ऑइंटमेंट्स होते हैं जो बॉडी पे लगाने के, उसमें भी ऑयल बेस्ड ऑइंटमेंट्स होते हैं ताकि पानी जब लगे तो वो ऑइंटमेंट हट ना जाए। सो ऑयल्स आर यूज्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। इसमें जो मूंगफली का तेल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी भी ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं 50% उसमें से मूंगफली उगाई जाती है। हम मूंगफली का जो तेल है इंडिया में भी बहुत यूज करते हैं, बाहर भी बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, और मूंगफली के तेल में लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा कौन सा? गुजरात। तो ऑयल सीड्स में और किसी ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं आएगा आपके पेपर में, सिर्फ और सिर्फ मूंगफली का आएगा, बिकॉज ओनली एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड दिस नेम। ठीक है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डू यू नो की तरह लिख दिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बच्चा टी कल्टीवेशन। चाय पीने वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। अभी इंडिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक जिन्हें चाय बहुत पसंद होती है कि वो उनकी बस चले तो वो ग्लूकोज की तरह ड्रिप लगवा ले चाय की, और एक जिन्हें चाय बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो हम जरा देखें हमारे बच्चे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। बताओ भाई, चाय पसंद है कि नहीं? अच्छा, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो यार, कर दो प्लीज। अरे दया, तुम्हारे पेपर बहुत जल्दी हो गए। वाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? बताऊंगी बताऊंगी, सबको पसंद। हाय, किशोरी काना ने बहुत बड़ा नो लिखा है, ओहो हो। बॉर्नविटा वाले बच्चे भी हैं इसमें, बॉर्नविटा। ईस्ट और वेस्ट, थैंक यू यार। अनुपम, तनप्रीत, राजीव, सार्थक, नहीं पसंद चाय, चलो कोई नहीं, हमें तो बतेरी पसंद है। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप, बहुत बड़े लैंड पे खेती की जाती है टी की। बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्या होता है? पानी के अलावा जो आप बाकी चीजें पीने में पसंद करते हैं उसे बेवरेज बोला जाता है। जैसे कि टी इज अ बेवरेज, कॉफी इज अ बेवरेज, राइट?
दोज आर बेवरेज क्रॉप्स, और ये इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, फिर हमने इसे अपने घर का ही बना के रख लिया, और आज इंडिया में 5-5 बार दिन में चाय बनती है। ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। तो सदर्न इंडिया, केरला वाली साइड नीलगिरी हिल्स में भी चाय बहुत उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल जहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है आपको, दार्जिलिंग वगैरह, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट या दार्जिलिंग में, वहां पे ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप की तरह उगाई जाती है। तो गर्मी में भी उग जाती है, थोड़ा बहुत ठंडे माहौल में भी उग जाती है। लेकिन मिट्टी, इसके नखरे बहुत है, इसे मिट्टी चाहिए होती है वेल ड्रेन्ड, बहुत अच्छा पानी होना चाहिए मिट्टी के अंदर, बहुत अच्छी उमस होनी चाहिए उसके अंदर, उमस के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, और जहां पे उगाई जा रही है वहां पे फ्रीक्वेंट शावर्स आने चाहिए। अगर इसे उगने में 7 महीने 8 महीने लग रहे हैं तो उस पूरे टाइम पीरियड में इसे फ्रीक्वेंट शावर चाहिए। ये नहीं कि एक बार बारिश आई और फिर चली गई, बार बार बारिश आती रहे। चीप लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय के जो बड़े बड़े बाग होते हैं ना, चाय का जो पौधा होता है उसमें से सारी पत्तियां तोड़ने लायक नहीं होती हैं, कुछ पत्तियां तोड़ने लायक होती है, कुछ पत्तियां तोड़ने लायक नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास लेबर वो वाली लेबर होगी जैसे पता ही नहीं है कौन सी पत्तियां तोड़नी है, तो आपकी चाय की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो आपको लेबर तो चीप चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारे लोग चाहिए, लेकिन साथ में स्किल्ड भी चाहिए, जैसे एग्जैक्टली पता हो दैट विच लीव्स विल मेक गुड टी फॉर यू, राइट। साथ में वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए भैया, वार्म क्लाइमेट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओस चाहिए, ओस नहीं चाहिए इसको, ठीक है। मिट्टी में चाहिए इसे पानी, लेकिन क्लाइमेट में इसे मॉइस्चर नहीं चाहिए। मोस्टली हमने देखा है कि जहां पे चाय के बड़े बड़े बाग होते हैं वहीं चाय की प्रोसेसिंग यूनिट भी, फैक्ट्री भी अंदर ही बना दी जाती है, क्योंकि जब हम चाय की पत्तियों को तोड़ के फैक्ट्री तक लेके जाएंगे तब तक उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि जहां पे खेत है वहीं पे उन्हें प्रोसेस करवा लो ताकि क्वालिटी बेस्ट आए, राइट। एरियाज क्या है? सदर्न इंडिया में देखोगे तो नीलगिरीज, बच्चा नीलगिरीज एक पहाड़ की श्रृंखला है। एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो, आई एम नॉट एट होम सर। ओके, थैंक यू। ओते, हाँ जी। तो नीलगिरीज पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो 3 स्टेट्स में पड़ती है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो व्हेन आई एम सेइंग नीलगिरीज, मैं तीनों स्टेट्स की बात कर रही हूँ। तो हमारी चाय नीलगिरीज में भी उगाई जाती है, वहां कॉफी भी बहुत उगाई जाती है, और वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और दार्जिलिंग वाले एरिया में भी खूब उगती है, ठीक है। चाइना ऑब्वियसली फर्स्ट पे आता है क्योंकि चाइना ने ही दुनिया को चाय दी थी, और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है चाय की खेती में। सो वी आर टॉप 2 लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आते हैं हम लोग। फिर आती है कॉफी। अच्छा, कॉफी हमारे इंडिया में बहुत साल पहले ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सदियों पहले येमन से इंट्रोड्यूस की थी। अब येमन की जो कॉफी हमारे इंडिया में आके इंडिया की बन गई, उसके नाम है अराबिका वैरायटी। अब ये इंडिया की कॉफी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है और बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी में काउंट होती है। ये बाबा बूडन हिल्स और नीलगिरीज में ज्यादा ग्रो होती है। चाय का बच्चा लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका, चाय का लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका असम, राइट। और कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका कर्नाटका। नीलगिरीज का सबसे ज्यादा हिस्सा कर्नाटका में ही पड़ता है, तो नीलगिरीज में ही उगती है, तो कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। नाउ व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो ज़ैद क्रॉप्स होती है मोस्टली हॉर्टिकल्चर में आती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की ग्रोथ को आप बोलते हो। और हमारे यहाँ पे हर तरीके के फ्रूट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे कि बनाना हो गया जो सदर्न इंडिया में बहुत ग्रो होता है, फिर सब ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे कि मैंगो हो गए, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। फिर और कश्मीर साइड चले जाओगे तो आपको एप्पल्स देखने को मिलेंगे, आड़ू देखने को मिलेंगे, वॉलनट्स देखने को मिलेंगे, पीचेस देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट हर तरीके की फ्रूट्स और वेजिटेबल इंडिया में है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे हमारे यूपी का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का आम बहुत फेमस है। अल्फांसो जो महाराष्ट्र से आता है, जो आमों का राजा है, वेरी वेरी फेमस। नागपुर के संतरे बड़े फेमस हैं भैया। महाराष्ट्र के और तमिलनाडु वगैरह के आपके ग्रेप्स बड़े फेमस हैं। बनाना, केरला और मिजोरम के बनाना बहुत फेमस है। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग, बिहार की लीचियां बड़ी फेमस है, मुजफ्फरनगर की, राइट। सो अलग अलग स्टेट से हमें अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। सो हमारे इंडिया में इसीलिए आप जब जाते हो तो हर तरीके के फ्रूट्स, बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। बाहर के देशों में जो ठेलों में फ्रूट्स दिखते हैं ना, पहली बात तो ठेले ही नहीं है, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, बड़े महंगे फ्रूट मिलते हैं। एक एप्पल लेने जाओगे 5 यूरोज का मिलेगा, मतलब 500 रुपए का एक एप्पल। 500 रुपए में यहाँ पे 2 किलो एप्पल आ जाएंगे। 2 किलो नहीं तो 1.5 किलो तो आ ही जाएगा भाई, राइट। एप्पल यहाँ पे भी बड़ा महंगा है। एनीवे, तो वहां बाहर की दुकानों पे फ्रूट्स रखे होते हैं और वो फ्रूट्स भी बाहर से आए होते हैं, उनके कोई अपने फ्रूट्स नहीं होते। उनके पास इतने, हर जगह का क्लाइमेट इतना अमेजिंग होता ही नहीं इंडिया जितना कि हर तरीके के फ्रूट्स वहां पे उगाए जा सके। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि ड्रैगन फ्रूट से लेके पाइनएप्पल तक सब हम घर में उगा लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट,
यहाँ पे मैंने इसका भी चार्ट दे दिया है बच्चा, शुगर केन का, टी, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर का। अब जा रहे हैं आगे रबड़ क्रॉप पे। रबड़ क्रॉप इज अ नॉन फूड क्रॉप, आप इसे खा नहीं सकते। इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर के पास वाले एरियाज में अच्छी उगती है। आपको पता चलेगा क्यों, रटने की बात नहीं है, समझ के पढ़ो। इक्वेटोरियल क्रॉप क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसे पानी चाहिए 200 सेंटीमीटर से ऊपर का एनुअल रेनफॉल, टेम्परेचर चाहिए इसे 25 डिग्री से ऊपर का, गर्मी चाहिए, बहुत बारिश चाहिए, बहुत ह्यूमिडिटी चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, ह्यूमिडिटी, गर्मी, बारिश कहाँ आता है, इक्वेटर के पास आता है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ इक्वेटोरियल क्रॉप। तो सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेट जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है और उसमें तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज योर केरला। तो लीडिंग प्रोड्यूसर इसका क्या है, केरला। बाकी केरला के आसपास तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रबड़ ग्रो किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। बड़े बड़े पेड़, एक तो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं और बड़े बड़े लैंड पे आप रबड़ ही रबड़ ग्रो करते रहते हो। अब रबड़ बहुत चीजों के काम आता है। आप यहाँ देख रहे हो कि टायर से लेके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके साइकिल टायर्स तक, कैमल बैक में, कैमल बैक के ऊपर जो रबड़ का वो बनता है बैठने वाला, राइट, फुटवेयर में, बहुत सारी चीजों में काम आता है। लेकिन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है बच्चा, नोट डाउन करना है तो कर लो या फिर अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है कि विच इंडस्ट्री इज द लीडिंग कंज्यूमर ऑफ रबड़। तो आपको पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। साइकिल ऑटोमोबाइल में नहीं आता है, ऑटोमोबाइल में आती है स्कूटीज, बाइक, गाड़ियां, ट्रक, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वट एवर रन्स ऑन फ्यूल कम्स इन ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर मैक्सिमम नंबर में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज हमारा 4 मेजर फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप मतलब जिनसे धागे बन सकते हैं, धागे, यान बन सकता है। कॉटन है, जूट है, हेम्प है और सिल्क है। अब इसमें से सिल्क है जो पेड़ों पे नहीं उगता, जो आप जानते हो कि मलबरी लीफ होती है ना, शहतूत की पत्तियां जो होती हैं, शहतूत की पत्तियां खाने वाले वॉर्म्स होते हैं, मलबरी लीव्स के वॉर्म्स होते हैं। उन पे जो कीड़े जो शहतूत की पत्तियां खाते हैं, उन कीड़ों का जो कुकून होता है, उन कीड़ों की बॉडी का जो कुकून होता है, उससे रेशम के धागे बनते हैं। इसीलिए रेशम इतना महंगा आता है, राइट। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को, रेशम के धागे बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर। तो सिर्फ ये वाला जो यहाँ पे क्रॉप दिख रही है आपको, दिस इज नॉट फाउंड ऑन ट्रीज बट रेस्ट ऑफ द 3 आर। अब इसमें से हेम्प आपका सिलेबस में नहीं है, कॉटन और जूट है। तो पहले कॉटन की बात करते हैं। नखरीली क्रॉप है, भयंकर नखरीली। ओरिजिनली इंडिया से, ऐसा माना जाता है दुनिया में कि ओरिजिनली कॉटन का जो पहला पौधा, दूसरा पौधा रहा होगा वो इंडिया का ही था। तो ओरिजिनली ये इंडिया की क्रॉप है। चाइना इसमें आगे निकल गया है, अब ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। काली मिट्टी चाहिए होती है इसे, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया पे ग्रो होता है। महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, वहां पे ग्रो होता है। महाराष्ट्र इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। देन इतने नखरे हैं इस मिट्टी के, इतने नखरे हैं, इसे चाहिए होते हैं 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, कम से कम 210 ऐसे दिन चाहिए इसे जहां पे कोई ओस नहीं है, तब जाके कॉटन की खेती हो पाएगी। 6 से 8 महीने लगते हैं इसको पकने में, फसल को पकने में। खरीफ क्रॉप है, पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। काली मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। तो कहाँ ग्रो होगा आपका, महाराष्ट्र में ग्रो होगा, वहां पे ग्रो होगा। कर्नाटका में थोड़ा बहुत ग्रो होगा, थोड़ा बहुत गोवा में होगा, थोड़ा बहुत आपका गुजरात में होगा, तो वहीं पे ग्रो होता है। तमिलनाडु वगैरह में भी ग्रो हो जाता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी कॉटन जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र में आता है। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, आप देखते हो कि महाराष्ट्र और गुजरात में लोग ज्यादातर कॉटन की साड़ी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन वहीं उगता है यार। हमारा जो लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशनली एंशिएंट इंडिया का जो लाइफस्टाइल है, जो फूड हैबिट्स हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी प्रोड्यूस इन द फार्म। तो आप उसे रिलेट करके पढ़ा करो। चलो नेक्स्ट इज बच्चा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला, जूट का जो कलर है वो गोल्डन कलर का होता है। दूसरा, जूट बहुत सारी चीजों में काम आता है। जैसे गोल्ड की आप अलग अलग तरीके की ज्वेलरी बना लेते हो, वैसे ही जूट से आप बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हो। आप इससे रस्सी बना सकते हो, आप इससे कारपेट बना सकते हो, आप इससे बैग बना सकते हो, आप इससे पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हो, धागा बना सकते हो, राइट, कपड़े बना सकते हो। आप जूट से कुछ भी बना सकते हो, ऑलमोस्ट कुछ भी। तो इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसे भी अच्छी खासी मिट्टी चाहिए होती है जो बहुत ही फर्टाइल हो, साथ में उसमें अच्छा खासा पानी का वेल ड्रेन पानी हो, ऐसा ना हो कि पानी की कभी भी कमी पड़े। तो ऐसी मिट्टी जो है ना, जहां पे अक्सर बाढ़ आती रहती है ना, नई एलुवियल मिट्टी आती है, वहां पे हमेशा ऐसी मिट्टी मिलती है। क्योंकि बार बार बाढ़ आ रही है, तो बार बार बाढ़ आ रही है, तो बार बार पानी तो उसमें मिट्टी में बचा ही है, राइट। तो इसीलिए हुगली बेसिन जो है आपका,
वेस्ट बंगाल का, वहां पे जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पे, जहां पे देखो यार, जहां पे नदी समंदर से मिलेगी वहां पे पानी की कभी कभी हो सकती है, कभी नहीं। तो बेसिन कौन सा एरिया होता है? बेसिन वही एरिया होता है जहां से नदी जो है समंदर में मिलती है। तो हुगली बेसिन, जहां से गंगा हमारी समंदर में जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पे हमारी जूट की खेती कॉन्सेंट्रेटेड है। अब नेशनल जूट पॉलिसी हमने 2005 में बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि जूट की खेती में मेहनत बहुत लगती है, लेबर बहुत लगती है, जूट जो है महंगा मटेरियल में काउंट होता है। अब वहीं आप देखते हो चाइना वाइना का बनाया हुआ सिंथेटिक जो सामान है, जैसे नायलॉन के धागे हो गए या फिर आपके प्लास्टिक हो गया, उससे ना जूट को बहुत हैवी कंपटीशन झेलना पड़ता है। तो लोग जूट, इवन इंडस्ट्रियल ओनर्स भी जूट नहीं खरीदते हैं, क्योंकि जूट थोड़ा उन्हें महंगा पड़ता है। तो हमने नेशनल जूट पॉलिसी बनाई 2005 में, जिसके थ्रू हमने जूट को पुश, इंटरनेशनली पुश करने की कोशिश की, और उससे जूट की प्रोडक्शन पे अच्छा असर पड़ा है। ओके जी, सो नेक्स्ट इज दिस। अब द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिफॉर्म्स। इतना आया समझ? चमका सबको? लाइव चैट चमक रहा है? सब समझ रहा है? एकदम दिमाग की बत्ती एकदम जली हुई है? सब समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं अगले 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पर्सनली रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है जी? चलो, अभी तक एक ही होमवर्क क्वेश्चन दिया है, 2 होमवर्क क्वेश्चन और आने वाले। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं लेक्चर अच्छा भी लग रहा है पर सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, प्लीज कर लो यार। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो आते ही यूट्यूब नोटिफाई कर दे आपको, आप लाइव क्लास में देख पाओ। ठीक है, चलो। सो 60% इंडिया खेती कर रहा है, 60% से ऊपर इंडिया हमारा एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 40% फार्मर्स आज भी इरिगेशन के लिए नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। बारिश आई तो खेती कर पाएंगे, बारिश नहीं आई तो क्या करेंगे, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। तो डेफिनेटली हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं खेती में, लेकिन सब लोगों को खेती अच्छे से करनी नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे आती है गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल वाले चेंजेस किए हैं अपनी पॉलिसी में, अपनी गवर्नेंस में, जिससे फार्मर्स का भला हो सके। पहले समझो, रट्टा मत मारो, समझो। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी वाले रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी लगी है कोई ना कोई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब होता है जिसमें आपने कोई प्रोग्राम या पॉलिसी या कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया। जैसे कि मान लो आपने किसानों के लिए कोई पॉलिसी बना दी कि आज से जो है चावल इतने ही दाम पे खरीदा जाएगा, इतने कम में नहीं खरीदा जाएगा। इट विल कम इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आपने कोई बड़ा सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बना दिया जहां पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, वो क्या आएगा? इंस्टीट्यूशन में आएगा। आपने टेक्नोलॉजी बनाई, आपने वेदर बुलेटिन अच्छे कर दिए, आपने जो है टेक्नोलॉजी से रेडियो पे नए नए प्रोग्राम्स चलाने शुरू कर दिए किसानों की मदद करने के लिए, दैट विल कम इन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो समझ के करो, इंस्टीट्यूशन मतलब अलग, टेक्नोलॉजिकल मतलब अलग। नाउ पहला पॉइंट, सबसे पहले जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो हमारे पास खाने के वांदे चल रहे थे भाई। इंडिया की पॉपुलेशन तब भी बहुत हाई थी कंपैरेटिवली, और इंडिया में खाने की थी थोड़ी सी कमी। तो जब एक देश आजाद होता है ना, उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उस वक्त वो होती है गरीबी की। तो हम चाहते थे कि हमारे देश से गरीबी जाए, तो हमने सबसे पहले भैया क्या कर दिया, 1950s और 60s में हमने कर दिया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किया हमने किसके लिए? खेती के लिए, जिसमें हमने फार्मर्स को सिखाया भैया नेचुरल मेथड अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा केमिकल, थोड़ा सा फर्टिलाइजर लगा के खेती बढ़िया हो सकती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे कुछ पार्ट्स में ज्यादा अच्छे देखने को मिले, कुछ पार्ट्स में कम। जहां के फार्मर्स ऑलरेडी थोड़े बहुत प्रॉस्पेरस थे, थोड़े बहुत पैसे वाले थे, उनके पास तो पैसा था, वो फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह खरीद पाए, लेकिन जहां के फार्मर्स नहीं थे वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का असर नहीं दिखा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, केरला, या इन स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़िया चला, बाकी स्टेट्स में थोड़ा कम चला। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है हमारा अमूल। अमूल व्हाइट रेवोल्यूशन का पार्ट था। व्हाइट रेवोल्यूशन में हमने बोला कि देश में हम मिल्क का प्रोडक्शन कभी रुकने ही नहीं देंगे। आज भी हमारा जो देश है वो मिल्क में किसी देश के आगे हाथ नहीं फैलाता है, ऑल थैंक्स टू व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 50s और 60s में हमने ये किया। पहला ही जो हमारा 5 ईयर प्लान बना था, आपको पता है डेमोक्रेसी में जब भी कोई सरकार आती है वो 5 साल की प्लानिंग करती है। ये हमने चीज सीखी है रशिया से, है ना, सोशलिज्म चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा था 5 ईयर प्लानिंग, वहीं से हमने इंडियन डेमोक्रेसी ने सीखी है। बट एनीवे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमने लैंड रिफॉर्म बनाने शुरू कर दिया। रिफॉर्म का मतलब होता है कुछ बढ़िया करना किसी चीज के लिए। किसके लिए बढ़िया कर रहे हैं? लैंड के लिए कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो हमने देखा कि राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से लैंड का जो साइज है वो बहुत छोटा होता जा रहा है।
अब एक बेचारा किसान अगर मशीन खरीदे भी तो इतने छोटे से खेत पे वो बड़ी सी मशीन चला के क्या करेगा। तो हमने क्या किया, हमने किसानों को कन्विंस किया कि अपने आसपास वाले किसानों के साथ मिलके कलेक्टिवाइजेशन कर लो। कलेक्टिवाइजेशन मतलब तुम लोग आपस में मिलके एक बड़ा खेत बना लो, उस पे खेती करो, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आता है वो आपस में डिवाइड कर लेना। इसी को कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। जब आप लैंड को, छोटे लैंड को आसपास के लैंड के साथ मिला के एक बड़ा यूनिट बना देते हो ताकि उस पर मॉडर्न इनपुट मेथड दिख तो सके ना भैया। इतना छोटा सा पेपर है, इस पे मैं ड्राइंग करूंगी क्या दिखेगी, इतना बड़ा पेपर है इस पे ड्राइंग करूंगी तो दिखेगी ना अच्छी सी, एफर्ट दिखेंगे मेरे। तो सिमिलरली छोटे लैंड पे मॉडर्न इनपुट लगाना मेथड बहुत मुश्किल होता है, बड़े लैंड पे लगाना इजी होता है। इसलिए हमने कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन जैसे प्रोग्राम किए, ये लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट है, राइट। देन हमने जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया। पहले क्या होता था इंडिया में, जमींदारी सिस्टम होता था, 60-70s में अबॉलिश हुआ था। तो जमींदारी में क्या होता था, जमींदार, जमीन का मतलब लैंड और दार का मतलब लैंड का लॉर्ड। तो कुछ लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा लैंड होता था और वो अपने लैंड पे उन फार्मर्स से काम कराया करते थे जिन्हें खेती तो आती थी लेकिन उनके पास कोई लैंड नहीं होता था। और फिर उनसे ये क्या करते थे, टैक्स वगैरह वसूला करते थे, रेवेन्यू टैक्स वगैरह बहुत कुछ वसूला करते थे, ठीक है। और बेगर वेगर भी चलता था। वो तुम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ चुके हो, जमींदारी और तलुकदारी के ऊपर अवध किसान सभा भी बनी थी इंडिपेंडेंस से पहले, राइट। तो जमींदारी सिस्टम वो, ऐसा नहीं है कि सारे जमींदार देश के खराब थे, लेकिन मोस्टली जमींदारी सिस्टम ऑपरेसिव सिस्टम था जहां बड़े फार्मर्स छोटे फार्मर्स का फायदा उठाते थे। तो हमने जमींदारी को कर दिया अबॉलिश कि अब जमींदारी नहीं चलेगा। इसी का यूरोपियन काउंटर पार्ट आपने पढ़ा होगा, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जमींदारी का यूरोपियन काउंटर पार्ट है, दोनों जगह चलता था जमींदारी। एनीवे, वो खत्म कर दिया हमने। फिर हमने देखा कि यार लैंड रिफॉर्म से हमने जो 2-3 चीजें की थी उससे अभी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो 80s और 90s में, 1980s और 1990s में हमने कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट की। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि एक लैंड से रिलेटेड जो कुछ भी है, लैंड में मिट्टी भी आती है, लैंड में क्रॉप्स भी आती है, लैंड में वहां की आसपास की हवा भी आती है, लैंड में लैंड का साइज भी आता है, लैंड में लैंड के आसपास इरिगेशन है कि नहीं, ये सारी चीजें भी आती हैं। तो लैंड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हमने एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की 1980s और 90s में। तो ये सारा हमने किया। और हमने क्या किया, और हमने कुछ मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी किए। पहला पॉइंट, हमने ग्रामीण बैंक्स बनाए। हमने देखा कि यार किसानों को खेती करने के लिए लोन चाहिए होता है लेकिन बैंक्स उन्हें लोन नहीं देते हैं। तो हमने स्पेशली रूरल इंडिया के लिए बैंक्स बनाए जिन्हें ग्रामीण, ग्राम का मतलब होता है विलेज, है ना, विलेज, गांव। तो ग्रामीण बैंक्स बनाए जो गांव के फार्मर्स को लोन देते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। हमने साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जिनका अगेन दोनों फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। इससे क्या होगा कि फार्मर्स इनफॉर्मल सेक्टर से भी लोन नहीं लेंगे, डेट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे, दूसरा उन्हें इजीली और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। सो वी डिड दिस ताकि फार्मर्स लोन लेके अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे केमिकल्स वगैरह यूज करके अपनी खेती बढ़िया से कर सके, है ना, मतलब फंड्स की वजह से उनकी खेती ना रुके। देन हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चा, क्रेडिट कार्ड होता है एक कार्ड जिसपे एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। मान लो आपके कार्ड पे 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो अगर आपकी जेब में पैसे नहीं भी है लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप वो कार्ड से खर्चा कर सकते हो और बाद में आपको वो रीपेमेंट करना होता है। आप चाहो तो रीपेमेंट एक बार में कर सकते हो, आप चाहो तो छोटी छोटी EMI, छोटी छोटी किस्तों में कर सकते हो, ठीक है। तो किसानों के लिए हमने क्रेडिट कार्ड बनाया ताकि किसान के पास अगर नहीं भी पैसा है तो एक वो पर्टिकुलर अमाउंट पैसा लगा के अपने क्रेडिट कार्ड से खेती करने के लिए सामान खरीद पाए और फिर जब एक बार खेती हो जाए, फसल उग जाए, फसल बिक जाए तो उससे अपना क्रेडिट कार्ड का लोन चुका दे, ठीक है। देन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। हमने देखा कि कई बार ना चाहते हुए भी किसानों की जो फसल है वो खराब हो जाती है। कभी कोई साइक्लोन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इन चीजों से उनकी फसल खराब हो जाती है। अब हमारी आपकी तरह उनके पास और कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो कोविड में लोगों की जॉब्स गई लेकिन क्या हुआ, उन्हें फिर से जॉब्स मिल गई। लेकिन अगर आपकी पूरे साल की मेहनत एक बार ही खराब हो जाए, आपका पूरा खेत ही खराब हो जाए, फिर आप क्या करोगे। मान लो आपके पास सेविंग्स नहीं है, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो उस सीन में हमने किसानों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनका इंश्योरेंस कराया खेतों का, कि अगर आपकी कुछ किसी विपदा की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके खेत खराब हो जाते हैं तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा तो मिलेगा ही, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किसान की बात कर रहे हैं उनको उतना पैसा दिया जाता है, ठीक है। देन क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस में वही आ गया बच्चा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया गया, सरकार ने ये स्कीम बनाई, फार्मर्स को अवेयर किया और फार्मर्स के खेतों का इंश्योरेंस करवाया। देन वी हैव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लास 9th फूड सिक्योरिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में हमेशा फूड सिक्योरिटी बनी रहे, कभी भी खाना खत्म ना हो, उसके लिए क्या होता है कि देश में
बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती है, अनाज गोदाम होते हैं हर शहर में। अनाज गोदाम में किसानों से पर्टिकुलर प्राइस पे खाना खरीद के, क्रॉप्स खरीद के वहां पे रखा जाता है कि कोई सुनामी, कोई कोविड, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो उन अनाज गोदाम में से खाने से हम अपने देश के सिटीजन्स को सस्टेन कर लेंगे। तो उस जिस प्राइस पे वो खाना खरीदा जाता है, वो क्रॉप्स खरीदा जाती हैं, उसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार क्या करती है, खेती के सीजन से पहले ही ना एक प्राइस अनाउंस कर देती है कि इस साल का चावल का प्राइस ये है, दाल का प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, उसका प्राइस ये है। अब किसान अगर मार्केट में अपना अच्छे दाम पे क्रॉप्स नहीं बेच पा रहे तो हमेशा उनके पास एक ऑप्शन होता है सरकार को अपनी क्रॉप्स बेचने का, राइट। तो इससे क्या होती है, एक सिक्योरिटी क्रिएट होती है किसानों के पास कि सरकार तो एटलीस्ट हमारी क्रॉप्स इस पर्टिकुलर प्राइस पे ले ही लेगी, है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वेदर बुलेटिंग्स हमने अपने वेदर फोरकास्ट करने और चालू किए, किसानों तक हमने न्यूज पहुंचानी शुरू की। अगर कोई साइक्लोन आ रहा है, बारिश नहीं आने वाली है, कम आने वाली है, वो सारी बातें हमने किसानों तक पहुंचाई, रेडियो के थ्रू भी, टीवी के थ्रू। बहुत सारे रेडियो और टीवी पे प्रोग्राम आते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो सिर्फ किसानों के लिए होते हैं। उसमें किसानों वाले एक्सपर्ट, मतलब खेती वाले एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जिनसे किसान अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया मेरी ना फसल में ये लाल लाल स्पॉट हो गया, ये कौन सी बीमारी है, इसमें मैं क्या छिड़कूं। तो इस तरीके से उन्हें नेचुरल और केमिकल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं प्रॉब्लम्स के, अवेयरनेस बताई जाती है, ऑल बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के किसान अपडेटेड रहें कि भैया किसानी में क्या चल रहा है, खेती में क्या चल रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड। आया समझ इतना, चमका बच्चा? हाय आयमा, हाय सिंपल, हाय रिशु, हाय कनिका। हिंदी में तो नहीं आता मुझे, आई कैन नॉट मेक दैट पीडीएफ इन हिंदी ऋषभ, आई डोंट नो हिंदी। मतलब मैंने हिंदी में पढ़ाई नहीं की है सीबीएसई में, सो कुछ शब्दों की हिंदी मुझे आती ही नहीं है। एक सेकेंड, हेलो। हाँ, जैसे फैक्टराइजेशन की हिंदी क्या है मुझे नहीं मालूम, मतलब आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट जो लोग हिंदी में पढ़ाई करते हैं उन्हें वो आती है, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की उनको वो नहीं आती। एनीवे, भूदान मूवमेंट की बात करते हैं। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, जो स्पिरिचुअल आयर कहलाते हैं महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, गांधी जी भी इन्हें बहुत मानते थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था, भूदान ग्रामदान। भूदान का मतलब होता है बच्चा भूमि का दान, पीस ऑफ लैंड। ग्रामदान का मतलब होता है पूरे के पूरे विलेजेस का दान। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट में देश के बहुत सारे जमींदारों ने अपना अपना लैंड, अपना अपना पूरा पूरा विलेज, ऐसे भी जमींदार थे जिनके पास इतना लैंड था कि पूरा का पूरा गांव उनके अंडर आता था, तो उन्होंने क्या किया, ये सारा लैंड दान करना शुरू किया। शुरू हुआ था श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक बड़े से जमींदार की वजह से। विनोबा भावे जी एक स्पीच दे रहे थे जहां पे वो बोल रहे थे कि हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटे किसानों के पास लैंड ही नहीं होता, तो वो खेती नहीं कर पाते, वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पे उसी सभा में खड़े होके श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने बोला कि मैं अपना 80 एकड़ लैंड 80 फार्मर्स को आज ही डोनेट करना चाहता हूं, हर फार्मर को 1 एकड़ लैंड मिलेगा। और वहीं से शुरुआत हुई आपका भूदान मूवमेंट की। बहुत सारे जमींदारों ने देश के भले के लिए अपना लैंड बिना किसी पैसे के डिस्ट्रीब्यूट किया लैंडलेस फार्मर्स में, और कई लोगों ने तो अपने पूरे के पूरे गांव ही लैंडलेस फार्मर्स को दे दिए बच्चा। एंड दिस मूवमेंट बिकेम ब्लडलेस रेवोल्यूशन। व्हाई आर वी कॉलिंग इट ब्लडलेस? वी आर कॉलिंग इट ब्लडलेस क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके की क्रांति थी ये, जहां पे बड़े फार्मर्स बिना अपना फायदा देखे अपना लैंड जो है छोटे फार्मर्स को दे रहे थे। दिस इज योर भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। आप जानते हो कि 60% से ऊपर इंडिया किसमें एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में। आप ये भी जानते हो कि जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में या तो लोग सीजनली अनएम्प्लॉयड है या तो लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप ये पढ़ते हो। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने लोग हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है उनसे जो जीडीपी में शेयर आना चाहिए उतना शेयर एग्रीकल्चर नहीं देता है। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बच्चा ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि पिछले साल से कितने परसेंटेज हमने ग्रोथ की है, राइट। सो 2013 से 14 में, मतलब इससे पहले वाले साल से 4.2% एक्स्ट्रा हमने ग्रोथ रेट रखा था, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट
-0.2 हो गया था, मतलब कि हम आगे जाने की वजह एग्रीकल्चर में जीडीपी का शेयर पीछे गया था। यहाँ पे इस साल से कितना आगे हुआ, 1.1%। तो अगर आप ग्रोथ रेट देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, तो वो कितनी कम होती है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी सेक्टर में देखोगे तो हमने इस साल 5% ग्रोथ की थी पिछले साल से, फिर यहाँ पे 5.9% की, फिर यहाँ पे ग्रोथ रेट 7.3% था। तो यहाँ पे हम बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट बढ़ ही रहे हैं, 9.2 गए लेकिन अच्छा जंप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, जीडीपी में ग्रोथ का जो रेट है एग्रीकल्चर का वो कम ही होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर हमारा पीछे छूट रहा है। इसका मतलब है कि हमारे लोग तो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं उसे फल नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर 2-3 इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया ऑल अक्रॉस इंडिया, बहुत फेमस है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बना ही इसलिए था कि इसमें सारे के सारे जितने साइंटिस्ट काम करते हैं वो हमारे देश के एग्रीकल्चर पे रिसर्च करते हैं कि भैया कौन से बीज अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं, ये वाली बीमारी से बीजों को कैसे बचाया जा सकता है, इस वाली बीमारी का नेचुरली हम कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं जो पेड़ों को लगती है, राइट। हम अपने पेड़ों में से इस पर्टिकुलर पौधे में से हाई यील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी रिसर्च जो है ICAR के अंदर होती है। ऐसे हमने और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई जहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड BSc MSc BA MA वगैरह कराया जाता है। BMA तो नहीं, एग्रीकल्चर साइंस में काउंट होता है, तो BSc MSc होती है। बहुत सारी हमारी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि BHU हो गई, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज चालू किए, रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट चलाया, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज भी खोली। हमने अपनी मीटेरोलॉजी की डिपार्टमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट बनाया ताकि वेदर जो है हमें अच्छे से समझ आ पाए। कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, कोई भी वेदर या रेनफॉल में कोई भी पैटर्न में चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें पहले ही पता चल जाए। वो वेदर फोरकास्ट हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया, और गांव गांव शहर शहर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा किया। जैसे गांव में हमने कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स लगाई ताकि फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को शहर तक लेके जाना ना पड़े, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फार्मर्स खेती कर लेते हैं, सारी क्रॉप्स एक साथ नहीं बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, लेकिन अब उन क्रॉप्स को ठंडे टेम्परेचर पे रख के खराब होने से बचाना बहुत जरूरी है, वरना तो खराब हो जाएगी, फिर कैसे बाद में बेचोगे, राइट। तो कोल्ड स्टोरेज यूनिट यूजुअली शहरों में होती थी, तो किसानों को बड़ी दिक्कत आती थी। तो अब हमने क्या किया है, गांव गांव में हमने कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनाना शुरू किया है, गांव की सड़कें बेहतर की हैं, गांव में बैंक्स बनाए हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो सरकार ने ये सारे कदम उठाए क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो ग्रोथ रेट हमारा नहीं है। इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे किसान भाई बहन आज भी बहुत ज्यादा झेलते हैं। जैसे 40% इंडिया के जो किसान है वो किस पे डिपेंडेंट है बच्चा, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। रेनफॉल आई तो उनकी क्रॉप्स अच्छी होंगी, रेनफॉल नहीं आई तो उनकी क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी और वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। अवेयरनेस ही नहीं है हमारे किसानों को कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस बना रखे हैं, कैसे वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। ये किसान आर नॉट अवेयर। डिक्रीज सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, पहले जो है सरकार बहुत डिस्काउंट, सब्सिडी का मतलब सरकारी डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिला करता था पहले फर्टिलाइजर, केमिकल्स और बीजों पे। अब जो है वो धीरे धीरे सरकार ने उस पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, तो किसानों को पूरा पैसा जेब से देना पड़ता है और उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं है, राइट। धीरे धीरे प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, किसानों की आमदनी आज भी उतनी है लेकिन महंगाई बढ़ गई है, बीज महंगे आते हैं, फर्टिलाइजर महंगा आता है, PVC पाइप महंगी आती है, तो किसानों का बहुत नुकसान वहां पे भी हो रहा है, प्रॉफिट कम होता है। इंपोर्ट ड्यूटीज हमारे देश में कम हो गई है, हमने बाहर के देशों के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए अपने टैक्सेस कम कर दिए। इंपोर्ट का मतलब होता है कंट्री के अंदर जब कोई सामान आता है तो जो उस पर टैक्स लगता है ना बाहर से आने वाले सामान पे, उसे इंपोर्ट ड्यूटीज बोलते हो। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी हैं। अब बाहर के जो देश है वो अपना किसानी सामान, अपना खेती का सामान, अपनी क्रॉप्स हमारे देश में धड़ल्ले से बेचते हैं और हम जो है वही खरीदते हैं। बड़ा बड़ा सेब हमें दिख रहा होता है, अच्छा ये ऑस्ट्रेलियन एप्पल है, अच्छा ये पाइनएप्पल साउथ अमेरिका से आया, तो हम वो ही खरीदना चाहते हैं। हम देसी जो होता है, देसी फल और फ्रूट होते हैं वो हम खरीदते ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, इससे हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ के फार्मर्स का। सो ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉब्लम्स बट वी ऑल्सो हैव सॉल्यूशंस टू इट, वी जस्ट नीड टू लुक क्लोजर। एक सेकेंड रुको, हाँ अब आगे जाने से पहले मैं एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं बच्चा, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना।
अभी सॉल्व करने की 30 सेकेंड्स का ब्रेक दे रही हूँ, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम लास्ट टॉपिक करके होमवर्क क्वेश्चन देके चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ रखा है, ठीक है। लीडिंग then we have try and solve it। मेरा एक पार्सल आया है, मैं जल्दी से लेके आती हूँ। चलो आ गई हूँ मैं, आंसर बता देती हूँ अब आपको मैं। आंसर है इसका, जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है कर्नाटका, और रबर का लीडिंग प्रोड्यूसर है केरला। अच्छा मुझे एक बार बताओ, जो तुम्हारी करंट क्लास है 2024 से 2025 वाली, जो मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ गूगल कर रही हूँ 2024 से 25 वाले बच्चों के लिए, उनका जो पूरा का पूरा तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, वो यहीं पे विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट जो उन्होंने पदयात्रा वगैरह निकाली थी वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद वाला टॉपिक्स तुम्हें दे नहीं रखा है। तो इज इट ट्रू कि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है? यस, इज इट ट्रू? हाँ, ये पार्ट नहीं आ रहा। यस तो हम भी चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। आई विल जस्ट गिव यू 2 होमवर्क क्वेश्चन सो दैट आप भी अगली बार बोर्ड पे आ सके। योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज बच्चा दिस वन। यहाँ पे 2 होमवर्क क्वेश्चन है, एक इधर है एक इधर है। दोनों का आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, सब बच्चे दीजिएगा, और अपना नाम जरूर लिखिएगा। मोस्टली आपकी जो यूट्यूब पे आईडीज बनी हुई हैं, जो आपकी ईमेल आईडीज की वजह से बनती हैं, उस पर आपका नाम नहीं है, तो आंसर लिख के अपना नाम जरूर छोड़िएगा सो दैट आई कैन कॉल इट आउट इन द नेक्स्ट सेशन। सो एग्रीकल्चर चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बाकी और कोई चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहा है तो मुझे जरूर बताना। हाफ ईयरली की मैराथन लाइव मैंने कल ही ली थी, तो उसको देख लेना हाफ ईयरली मैराथन को, उसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड है बच्चा। और ये टाइम नहीं है जब तुम हाफ ईयरली की रिविजन के लिए पूरे पूरे चैप्टर पढ़ो। ये टाइम है जिसमें तुम्हें 3 मार्कर 5 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चंस करने चाहिए। इसलिए मेरी जो हाफ ईयरली मैराथन है उसमें टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो जरूर देखना और उसकी पीडीएफ भी कलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।